धम्मं नमामि संघं नमामि। Oh, okay, friends. For today's online career guidance session, we have Mr. Anup Kumar. He'll share his guidance on India's top academic institutions like JNU, Tata Institute, Java Central University, and other institutions. And to give you brief details about Mr. Anup, he is quite well-known figure in the Dalit movement. He belongs to the state of Uttar Pradesh, and he has been active in the movement all over India and internationally, especially with Dalit and other marginalized students for over a decade and more. He has run student counseling cell, a student magazine, a student group known as Insight, a student, also a student national helpline. He has been fighting for cases of discrimination in higher education across the country. He has been organizing conferences and meetings to network our community, especially youth, and he is regular writing contributor on vital issues of Indian society at website called Roundtable India. He has done post-graduation in international relations from Jawaharlal Nehru University, New Delhi. So let us welcome Mr. Anup Kumar. So thank you, Anupji, for joining today's session. So please share your own experiences and how we can motivate students from modern college and other people who have joined here. So today we have around, I think, 17, 18 people right now for this session. So, and you can start your video also if possible. So yes, it is good. It looks good. So we have students in modern college who are in graduation, like doing bachelors, many of them in different field, management, arts, science, engineering, and there are other students. So we will speak for maybe 10-15 minutes, and then we will have interactive session, whatever you suggest. Yes. हाँ, हिंदी में अपना सेशन हिंदी मराठी इंग्लिश मिक्स रहता है, तो हिंदी में ही अपन फोकस करते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स लैंग्वेज का प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम अमित है और काफ़ी सालों से मैं हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक मौका मिला है अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने का। तो मैं आज फोकस करूँगा देश के जो दो नामी इंस्टीट्यूशंस हैं, पहला तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में और दूसरा जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई का, क्योंकि मैंने अभी पिछले 4 महीने से यहाँ वर्धा में मैं जहाँ पर अभी वहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने अभी गाइड किया है। उन्होंने एग्जाम दिए हैं और कुछ ने क्वालिफाई भी किया है। तो सबसे पहले तो मैं JNU के बारे में बताना चाहूँगा कि JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है वो अपने देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है और खासतौर पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उसका और कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में हमारा एडमिशन हो सके। इसका एक कारण ये है कि हमारा जो बैकग्राउंड होता है
हमारा जो स्कूलिंग होता है वो बहुत वीक होता है। और हम गांव खेड़े से पढ़ के आते हैं, और अगर हमें अच्छा माहौल नहीं मिलता है, अगर हमें अच्छा कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में मौका नहीं मिलता है, तो हमारा फाउंडेशन बहुत वीक रह जाता है। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि हमारे बच्चे को टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस को टारगेट करके एडमिशन लेना है, ऐसा टारगेट करके करना चाहिए। और कंपटीशन की तैयारी करने से पहले उनका सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन ना सही तो पोस्ट ग्रेजुएशन। हेलो। हाँ, अभी ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, सॉरी। तो जेएनयू का अगर आप देखेंगे तो जेएनयू में 3 लेवल पे एंट्री है। एक तो ग्रेजुएशन के लिए है, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और तीसरा इंटीग्रेटेड एमफिल और पीएचडी के लिए। ग्रेजुएशन जो है जेएनयू में वो सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस में है। वहाँ पे आम जो बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें ग्रेजुएशन नहीं होता है क्योंकि वो एक स्पेशल यूनिवर्सिटी है। और ग्रेजुएशन के लिए आपको आपको जो फॉरेन लैंग्वेजेस में है जैसे कि जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जर्मन, ये 7-8 लैंग्वेजेस हैं जिसमें वो बीए कराते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं। और मेरा मानना है ये है कि जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा भी एडवेंचरस है, थोड़ा सा घूमना चाहता है, थोड़ा फॉरेन लैंग्वेजेस या फॉरेन कल्चर में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये कोर्स हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे बच्चे आते हैं जो गांव वगैरह से आते हैं वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज को जो सिखाया जाता है वो दूसरी फॉरेन लैंग्वेज से सिखाया जाता है, यानी कि इंग्लिश से। तो हमारे बच्चों के लिए 2 फॉरेन लैंग्वेजेस हो जाती हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है हम लोग का। वहाँ पे काफ़ी हम लोगों ने इस पे बात भी की है, कई सारे प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन जिसको भी थोड़ा सा इंग्लिश का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता है कि ये जो 3 साल का जो बीए है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, और उसमें सिर्फ वो करंट अफेयर्स को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं। और 80% से ज़्यादा सीट जो है वो फ्रेश जो 10+2 होता है उनके लिए है। तो काफ़ी आसान होता है पेपर। और जो हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा भी जिनको फॉरेन कल्चर या इसका इंटरेस्ट है तो वो जरूर इसको अप्लाई करें। और 3 साल में वो आपको फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप चाहें तो आप उसमें पीजी भी फॉरेन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप किसी भी जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं जेएनयू के अंदर ही। और उसका कैरियर ऑप्शन तो ये है कि अभी आप जानते हो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारा अभी जो फर्म्स हैं, जो दूसरे देश की कंपनीज हैं वो इंडिया में आते हैं, एंड दे नीड ट्रांसलेटर्स। उनको बहुत सारी ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। और बहुत सारे टूरिज्म का बहुत स्कोप ज़्यादा है। तो हमारे बच्चों को मैंने देखा है वहाँ पे कि बीए करते ही करते उनको बहुत अच्छा जॉब लग जाता है। बीए फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर आप कर रहे हैं, जापानीज आती है या चाइनीज आती है या स्पेनिश है या जर्मन है, तो यू विल स्टार्ट अर्निंग अराउंड लाइक 1 लाख रुपीज पर मंथ। इतना अच्छा स्कोप है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा पॉइंट है एंट्री लेवल का जेएनयू में, वो है पोस्ट ग्रेजुएशन। वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सारे सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज के और सोशल साइंस के, जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में हिस्ट्री है, और देन देयर इज अनदर सब्जेक्ट कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन। और उसके अलावा सोशियोलॉजी है, उसके अलावा फिलोसफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, लिंग्विस्टिक्स है। तो लगभग सारे सब्जेक्ट हैं। सोशल वर्क वगैरह को छोड़ के, सोशल वर्क नहीं है, लॉ नहीं है, इन दोनों चीज़ों को छोड़ के, और साइकोलॉजी नहीं है। ये 3-4 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी लगभग सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन दिस कंट्री। और मैंने वहाँ से ही पॉलिटिकल इसमें इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। और मैं आया था वहाँ पे आईएएस की तैयारी करने के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। और काफ़ी अच्छा माहौल मिला मुझे। मैंने निकाला भी, मैंने प्रीलिम्स थोड़ी देर निकाला था। आगे नहीं जाना था मुझे, बिकॉज आई डिडंट वांट टू,
लेकिन जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि अगर वो पीजी वहाँ पे कर सकें। इसके अलावा पीजी में एंट्रेंस के लिए आपको एक रिटन टेस्ट होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा। आपको करीब 20 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 5 करने होंगे और वो क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट अनूप जी, जहाँ पे ये फॉरेन लैंग्वेजेस में ग्रेजुएशन होता है और इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, इसको बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है। और जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि 10+2 लेवल का होता है और 80% से भी ज़्यादा जो सीट्स हैं इस प्रोग्राम की, इस BA फॉरेन लैंग्वेजेस की, वो रिजर्व रहती हैं जो फ्रेश 10+2 होता है। यानी कि अगर आपने इस साल किया है तो आपको चांसेस आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं कि आपका एडमिशन मिल जाए। और करीब 10-12 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी सीट्स होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरेस्ट है फॉरेन कल्चर में, फॉरेन लैंग्वेजेस में, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और करियर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं, आती है इंडिया में। उनको ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं और उनके उनके कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, उसमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्योंकि मैं तो JNU का हूँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे अर्न रियली वेल। मतलब वो ग्रेजुएशन खत्म करते ही लगभग 70-80 हज़ार 1 लाख तक उनको दे स्टार्ट अर्निंग अप and they also get to travel a lot. So this is one good opportunity. बट प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ खासतौर पे प्रॉब्लम आती है कि ये जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सिखाते हैं वो इंग्लिश में सिखाते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए वो डबल फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है। एक तो अगर आप मैं फ्रेंच या जर्मन सीख रहा हूँ या चाइनीज़ सीख रहा हूँ तो चाइनीज़ भी मुझे इंग्लिश में सिखाई जा रही है। तो क्या होता है कि इंग्लिश वीक होने के कारण या इंग्लिश नहीं आने के कारण बर्डन बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आई है और हम लोगों ने बहुत लड़ाई भी लड़ी है इसके लिए JNU में। तो बहुत सारे रेमिडियल क्लासेज उन सबके लिए बहुत सारा हम लोगों ने स्ट्रगल किया है क्योंकि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है हमारे बच्चों का। मतलब हमारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कोप अप नहीं कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी टफ पड़ जाता है उनके लिए। तो जो भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, जो या इंग्लिश मीडियम है एंड दे आर इंटरेस्टेड इन दिस, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो बच्चे हमारे थोड़े गांव खेड़े से आते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट उनके लिए पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि ट्राई करना चाहिए, मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इसमें क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ग्रेजुएशन आप अगर फॉरेन लैंग्वेजेस में करते हैं तो उसके बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप कोई भी और भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या फिर आप उसी सब्जेक्ट में चाइनीज़ में या जापानीज़ में आप अपना PG और MPhil PhD भी कर सकते हैं, वो भी JNU में है। दूसरा एंट्री पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आप JNU में लगभग सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश है, फिलोसफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ये ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है JNU में। तो जो भी हमारे बच्चे जो सोशल साइंस से हैं, जो ग्रेजुएशन किए हुए BA किए हुए हैं या कोई दूसरा ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो जो इंटरेस्टेड हैं PG के लिए, तो क्योंकि ये देश का मुझे लगता है सोशल साइंसेज के लिए सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से हिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं और हिस्ट्री में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका काफ़ी नॉलेज ज़्यादा होता है, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जैसे कि सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाती है। तो मैंने PG किया है वहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस में। और जो जो सबसे जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं उनमें सबसे पहले है आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट JNU का काफ़ी फेमस है, काफ़ी उसका रेपुटेशन है। दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। ये सारे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं और आप देखेंगे कि देश के जो सबसे अच्छे टीचर्स हैं या सबसे अच्छे स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। तो आपके लिए दो ऑप्शन हैं इसमें PG, अगर आप सोशल साइंस में करना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप PG करके आप इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो भी बहुत अच्छा है। आप PG करिए अच्छे से मन लगा के और उसके बाद आप MPhil में एडमिशन लेके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं सिविल सर्विसेज की। लेकिन PG करते वक्त आपको मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने का क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट होता है और काफ़ी आपको असाइनमेंट और ये सब करने पड़ते हैं।
और नहीं तो फिर आप अगर एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं या प्रोफेसर तो आप निकाल के यू कैन गो अहेड। और मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में टारगेट करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर पीजी, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं होता है। हम लोग का जो जो स्कूलिंग होना चाहिए वैसा नहीं होता है। और फिर आगे अगर हम कम्पीट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक्सपोजर, हम लोग को एक्सपोजर नहीं रहता है बहुत सारी चीज़ों का, हमको पता नहीं रहता है कि क्या आना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन जो कि काफ़ी सब्सिडाइज्ड रेट पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपकी फीस बहुत कम है, आपको सिर्फ 600 रुपये या ऐसा साल का देना पड़ता है। बाकी में बिल वगैरह तो नॉर्मल है 2000 रुपये बाकी, लेकिन फी वगैरह काफ़ी कम है। और हॉस्टल, सबको हॉस्टल मिलता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जरूर टारगेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा मेहनत करके आप अगर 2-3 महीने की भी मेहनत कर लेते हैं तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एंट्री के लिए जेएनयू में ये पीजी के लिए आपको एक मई में 16, 17, 18 मई को एग्ज़ाम होता है। आप 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एट मैक्सिमम 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का आपने किया, हिस्ट्री में भी आप अलग अलग 3 सब्जेक्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप मान लीजिए अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में कर रहे हैं, एक दूसरा आप पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, तीसरा आप इंटरनेशनल रिलेशन में कर सकते हैं या सोशियोलॉजी में कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन आप दे सकते हैं। तीनों के पेपर अलग अलग होंगे और उसमें ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 में से आपको 5 करने होंगे। और वो क्वेश्चंस में आधे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे अगर आप हिस्ट्री का कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, और आधे से ज़्यादा मतलब 10 या अराउंड 10 हाफ जो है वो करंट अफेयर्स से होंगे। तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, अगर आपका हैबिट है न्यूज़पेपर डेली पढ़ने का, थोड़ा बहुत नोट्स बनाने का, तो आप बहुत आराम से इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊँ, न्यूज़पेपर से मुझे याद आया कि देखिए मैं काफ़ी सालों से बच्चों को तैयारी करा रहा हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप रेगुलर एक क्वालिटी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप इंग्लिश का पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे ये सारे कॉम्पिटिशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा हमारे स्टूडेंट से कि आप न्यूज़पेपर डेली कम से कम 1-1.5 घंटा जरूर दीजिए न्यूज़पेपर को। और उसको कटिंग करना भी सीखिए। मतलब अगर आपको उसको नोट्स बनाना भी आना चाहिए। आप सारे एडिटोरियल पेज पे जो आर्टिकल्स आता है, ओपेड पीस आता है, एक ओपेड पीस हर दिन आता है किसी ना किसी इशू पे, और कोई ना कोई एक इंटेलेक्चुअल या कोई स्कॉलर उसको लिखता है। वो आप अगर काट के उसको अलग रख के आप उसको अगर एक नोट्स को बना लेंगे, साथ में जो एडिटोरियल पीसेस होते हैं वो अगर आप कर लेंगे, और आप उन्हीं को ही अगर नोट्स बना के डेली पढ़ना चालू करेंगे, तो आप ये सारे कॉम्पिटिशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं, चाहे टेस्ट का हो या जेएनयू का हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स से पूछते हैं। और फिर पीजी पे मैंने जैसे निकाला था तो मैंने तो यही किया था, और हमने जितने अभी तक हमारे स्टूडेंट्स ने निकाला है, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस मेरा यही रहा है कि आप न्यूज़पेपर का आप बेस बनाइए और डेली उसके नोट्स बनाइए, और आप तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये पीजी के लिए मैंने बताया आपको। उसके बाद आता है एमफिल। पीएचडी वहाँ पे इंटीग्रेटेड है, 5 साल का, 2 साल का एमफिल है, 3 साल का पीएचडी। और उसमें एमफिल पीएचडी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना, पोस्ट ग्रेजुएशन होना उस सब्जेक्ट में बहुत जरूरी कंपलसरी है। और आप उसमें दो लेयर होते हैं एग्जाम के। पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, साथ में आपको एक प्रपोजल देना होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो उस प्रपोजल के रिसर्च प्रपोजल के बिहाफ से होगा। तो एवरीवन कैन हियर मी राइट? हेलो? Yes, yes. I can continue, right? Yeah, no, audio is good. हाँ, तो
तो एमफिल पीएचडी के लिए आपको एक रिसर्च प्रपोजल करना होगा। वो उसके लिए अगर अभी कोई स्टूडेंट होगा तो मैं अलग से उसको बता दूंगा, लेकिन मेरा अभी मुझे लगता है कि मुझे फोकस करना चाहिए पीजी के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। तो ठीक है, ये अभी अभी तो इस बार का निकल गया, लास्ट डेट तो ओवर हो गई, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट हमारा यहाँ पे अभी सुन रहा है और तैयारी करना चाहता है नेक्स्ट ईयर के लिए तो मेरे से कंसल्ट कर सकता है। और हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप है हम लोग का जो जेएनयू से पास आउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं और हम लोग जरूर करना चाहेंगे। आप लोग मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट पीजी करने का जरूर टारगेट बनाइए, नहीं तो आप कोई भी अच्छे कॉम्पिटिशन या आगे बहुत ज़्यादा आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं या आप कर नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि हमको हमारे जो माहौल होता है, हमारा जो कल्चरल कैपिटल है वो इतना नहीं है और हमारा एक्सपोजर नहीं हो इतना, तो इसलिए हम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद मैं आता हूँ टाटा इंस्टीट्यूट पे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये सोशल वर्क का एक काफ़ी टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पे भी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप SC ST OBC हैं और एक बिलो एक इनकम लेवल से कम है तो आपके लिए सब कुछ फ्री है। आपको फीस नहीं देना है, आपका हॉस्टल भी नहीं है, आपका मेस बिल भी फ्री है। तो ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है हमारे बच्चों के लिए, और खासतौर पर ऐसे बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। और एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन एनीवे। तो यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, सोशल वर्क के कोर्सेज हैं, बहुत सारे सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं। और अभी हमारे करीब मैंने वर्धा के 24 बच्चे हमारे तैयार किए थे, इसमें 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और इसमें जो था उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अब ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो जो बच्चे हमारे इंटरनेट या कंप्यूटर से को प्रॉब्लम नहीं है उनको तो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे इस बार जिनको मैं टीच करा था, उन्होंने कंप्यूटर कभी देखा भी नहीं था, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई उनको। और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 95 क्वेश्चन होते हैं। ये मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। 95 क्वेश्चन होते हैं जिसमें करीब 30 to 35 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के लिए आपके टेस्ट करने के लिए होते हैं। उसके अलावा 30-35 आपके मैथ्स पे होते हैं और बाकी करंट अफेयर्स पे होते हैं। मैथ में मतलब सिंपल मैथ, अगर आप 6 से लेके 8 तक की मैथ्स अगर आप लगाते हैं 6, 7, 8 की, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और रीजनिंग के लिए आप अगर कोई भी रीजनिंग की छोटी सी सिंपल सी किताब उठा लीजिए, जिसमें एनालॉजी हो, एंटोनिम सिनोनिम का हो, क्लासिफिकेशन हो, ये सिंपल सा जो रीजनिंग है वो एक मिनट अभी मैं ठीक है, तो वो आप रीजनिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम इंग्लिश की आती है, जो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम है इंग्लिश की। इंग्लिश जो आती है वो काफ़ी टफ आती है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि दो चीज़ें आपको करनी चाहिए। पहला, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाना चाहिए। देखिए इंग्लिश न्यूज़पेपर 2 रुपये या 2.5 रुपये का पर डे आता है और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं एक्चुअली इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश से डर लगता है। तो वो जब तक आप डर नहीं निकालेंगे वो, और डर तभी निकलेगा जब आप पढ़ना चालू करेंगे, है ना। आप और हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग के दिमाग में रहता है कि हमको इंग्लिश बोलना आ जाए, लेकिन आप कोई भी लैंग्वेज तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक कि आप उसको पढ़ना ना चालू करें। तो हम लोग का पूरा एक ये फोकस रहता है कि हमको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, फिर लिखना आना चाहिए, फिर बोलना आना चाहिए। बोलना बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ना, वो एक रीडिंग हैबिट डेवलप करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं फिर से ये बोलूँगा कि चाहे टाटा इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम हो या जेएनयू का एग्ज़ाम हो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत आसान है। आप अभी से ही एक पेपर लगवा लीजिए। 200 रुपये पर मंथ से भी कम का खर्चा है, और आप डेली उसको पढ़िए, आप उसके नोट्स बनाइए। आप कोशिश करिए कि 2 पेज जो होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो एक उसका पहला फ्रंट पेज और दूसरा उसका एडिटोरियल पेज, ये दोनों आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उसको पढ़ के आप उसको 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 जो भी आप आर्टिकल आपको समझ में आता है उसको
आप उसको कॉपी पे नोट्स भी बनाइए उसके साथ में कि ये हमको समझ में आया है। इससे क्या रहता है कि आप उसको रिटेन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमेशा डिक्शनरी लेके पढ़िए। डिक्शनरी और एटलस, दो चीज़ें अगर आप लेके पढ़ते हैं तो आपको आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एटलस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री के बारे में है तो, और अगर आप उसको लोकेट कर पाते हैं अपने दिमाग में कि ये कहाँ पे है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है उससे कि हाँ, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके बारे में मुझे मालूम है। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट के साथ किया है ये पिछले 3 महीने से, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। और TISS का ये है कि अगर आप MSW करते हैं वहाँ से, तो TISS के 4 कैंपस हैं। एक तो मुंबई का जो है जो मेन कैंपस है, दूसरा कैंपस आपका तुलजापुर का है जो रूरल कैंपस है, तीसरा हैदराबाद कैंपस है, चौथा गुवाहाटी आसाम का कैंपस है। बाकी 3 कैंपस नए हैं। और तुलजापुर का कैंपस है वो रूरल कोर्सेज के लिए, रूरल डेवलपमेंट वगैरह के लिए। तो मेरा ये मानना है कि पहला पहला ऑप्शन तो हमारा मुंबई ही होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे भी हो जाता है तो बुरा नहीं है। मतलब बाकी 3 कैंपस नए हैं तो इतना अच्छा वो शायद ना माहौल हो वहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपोजर लेवल लगभग सेम रहता है और आप MSW करके फिर MPhil के लिए वहाँ मुंबई में कैंपस आ सकते हैं। तो कैरियर ऑप्शन के लिए ये है कि MSW करने के बाद आपको NGO सेक्टर में या आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मौका मिलता है। और हमारे साथी हैं बहुत सारे, ललित खुद हैं इसमें, दैट आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है अपॉर्चुनिटीज। और अच्छे जॉब्स मिलते हैं आपको, CSR वगैरह में अच्छे जॉब लग जाते हैं। गवर्नमेंट PSUs में बहुत अच्छे जॉब लगते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो ONGC वगैरह में हैं और दे आर अर्निंग लाइक 70,000 80,000 पर मंथ। एक तो अच्छा है। और आपको MSW में ये है कि आपको फील्ड वर्क के लिए जाना पड़ता है, आपको आपको फील्ड ट्रिप के लिए जाना पड़ता है, तो आपको पूरा देश देश में घूमने का मौका मिलता है और अच्छा एक्सपोजर हो जाता है। और तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ये करने का। सिविल सर्विसेज और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ कितना अच्छा है इसके बारे में मुझे थोड़ा डाउट है। अगर जिसको जिसको सिविल सर्विसेज के लिए करना है तो वो तो JNU के लिए ट्राई करना चाहिए उसको। लेकिन बाकी अगर आप जॉब के लिए करना चाहते हैं या एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ पे, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। और इसमें भी वही पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर इंटीग्रेटेड MPhil और PhD के लिए है। हेलो, हाँ। तो अभी उसका फॉर्म निकला है, कल उसकी लास्ट डेट है MPhil PhD की। और उसमें सबसे पहले एक रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो साथ में ही आपको एक प्रपोजल देना होता है कि आप रिसर्च प्रपोजल कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं। ये जस्ट कंट्री के लिए होता है। और रिसर्च प्रपोजल के साथ आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि इस बार 10 अप्रैल को है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपका टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मुझे लगता है कि JNU और टेस्ट ये हमारे बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या 10+2 कर रहे हैं, उनको अगर वो 2 महीने या 3 महीने की तैयारी करें तो बहुत अच्छे से, बहुत आराम से वो निकाल सकते हैं। और सिमिलरली हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह के भी एग्जाम्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो उस पर फिर कभी मैं और बात करूँगा। तो अभी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ललित भाई, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू अनूप जी। तो अभी कुछ सवाल है आपके? अभी अनूप जी ने बताया टाटा इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेस है और JNU में कोर्सेस है, बैचलर्स, मास्टर्स और PhD MPhil, और उसके एंट्रेंस बताया है। और उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड किया है और वो अभी एडमिशन ले रहे हैं, काफ़ी लोग पास आउट भी हुए हैं। तो यही पहले कुछ सेशन हुए थे अमेरिका, अलग अलग देश में जाने के, और इसमें अभी पता चला कि स्टूडेंट्स को पहले इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना इम्पोर्टेंट रहेगा।
तो और इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स के और बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। तो जो बात अनूप जी ने कही है कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता, इंग्लिश बाकी स्किल्स नहीं रहती है, तो ये इंस्टीट्यूशंस में काफी आपका डेवलपमेंट हो सकता है। तो आपको कुछ सवाल है तो आप बोल सकते हैं। एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूँ मॉडर्न कॉलेज को। और दो कॉलेज से ज्वाइन किए हैं स्टूडेंट्स, मॉडर्न कॉलेज के 2 सेंटर्स हैं। और 20 से 40 लोग दरवर्षी वगैरह टीच मध्ये नाही. हेलो अनूप, प्रश्न आहे का? नहीं, मुझे सुना ही नहीं दिया, सॉरी। नहीं अभी। अच्छा, अभी बात कर सकते, किसी को क्वेश्चन है? अनूप, क्या हाँ प्रश्न आहे का काही? नाही सर, आता तर नाही आहे. म्हणजे खूप छान सेशन होतं, म्हणजे बेसिक्स लेवलला त्यांनी जे सांगितलं. थँक्यू सर, थँक्यू अनुप कुमारजी. थँक्यू. हाँ आणि एक मिनिट, मॉडर्न कॉलेज काही प्रश्न आहेत का? टाईप पण करू शकता तुम्ही. एक मिनट मैं फोन करता हूँ उनको. हॅलो किरण, काही प्रश्न आहेत का? हा आवाज येतो वाटतं तुमचा, बोलू शकता वाटतं. हा ठीक आहे. आणि मुलांचे प्रश्न असेल तर तुम्ही एक जण तुम्ही घ्या प्रश्न आणि तुम्ही विचारा. प्रत्येकाला तिथे स्पीकरवर नको बोलू, तुम्ही विचारा तिथे. ठीक आहे. अनूप, अभी कुछ सवाल आएंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जो एंट्रेंस है, जैसे फिर से अभी जैसे बात करते यहाँ का ANU का, तो उसमें किस तरह से क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं? जैसे MA सोशियोलॉजी है सपोज, तो एक आपका एक तो थिंकर्स से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, है ना? जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मार्क्स के बारे में, उनका मेन जो होता है. और जैसे फैमिली है, किनशिप है, जो जो आपके जो सब्जेक्ट के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, वो उसका आता है एक तो. और अच्छा और कुछ क्वेश्चंस आपके इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड होंगे, कास्ट पे होगा, हाँ, और आपका आपका ट्राइब पे होगा, और 10 से करीब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स पे होंगे. अच्छा क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर आपका सब्जेक्ट वीक है, मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका अगर करंट अफेयर अच्छा है तो यू हैव अ बेटर ऑप्शन दैट यू कैन कम्पीट विद अदर स्टूडेंट्स. तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये कि सिर्फ वो सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते हैं. वो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ढंग से देंगे कि अगर आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं भी पता है तो आप कर सकते हैं, अगर आप अप टू डेट आपकी नॉलेज है. अच्छा. और सिमिलरली यानी बाकी इसमें भी उसी वही पैटर्न है, यानी करंट अफेयर रहता है और अलॉन्ग विद सब्जेक्ट. हाँ, जैसे मान लीजिए इस बार का क्वेश्चन पेपर है, इस बार का क्वेश्चन पेपर में लगभग सारे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करप्शन इशू पे जरूर होंगे, है ना? कि करप्शन को लेके जो मूवमेंट हुआ था, और फिर ये जो रेप प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, उस पर जरूर एक क्वेश्चन होगा. तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अगर आप थोड़ा सा भी पेपर और इस पे कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से अच्छे से लिख सकते हैं. और क्वेश्चन वो पूछते हैं तो वो आपकी एनालिटिकल, आप कितना एनालाइज कर पाते हैं, उसके लिए लिखते हैं. तो यहाँ पे मेरी एडवाइस ये होगी स्टूडेंट्स के लिए कि कभी भी आप एक पक्ष ना रखें.
कभी भी ये ना बोले कि ये सही है ये गलत है ना। आप हमेशा दोनों पक्ष रखें कि ये जो जो पक्ष में है वो ये पॉइंट है और जो इसके अपोज में है वो ये पॉइंट है, और फिर आप उसको कंक्लूड करें बहुत ही बैलेंस वे में। अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलेंगे कि अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन करता हूँ आप आम आदमी पार्टी से, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइक करेंगे बहुत स्ट्रांगली, और बहुत ऐसे लोग हैं जो स्ट्रांगली उसको डिसलाइक करते हैं। तो when you are a student and you are writing for an entrance exam, your examiner expects you to be a very balanced person, a very neutral person, a person who knows everything but do not is not very emotionally surcharged. ऐसा नहीं है कि नहीं वो आपके खिलाफ लिख रहा है या आपके फेवर में लिख रहा है। और जेएनयू और टीआईएसएस दोनों ही थोड़ा सा लेफ्ट लिबरल है, तो आप एकदम राइट विंग का भी नहीं लिख सकते हैं। आप एकदम तो बीजेपी के बहुत ज्यादा फेवर में आई, तो आपको मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा बैलेंस आपको करना पड़ेगा। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और इंस्टीट्यूशन हैं उसमें आप जितना बैलेंस होकर लिख पाएंगे, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स लिखिए और उसके बाद कंक्लूड करिए। और 500 वर्ड या 250 वर्ड ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको 500 वर्ड में लिखना होता है या 750 वर्ड में लिखना होता है, तो आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो आपको बहुत कंसाइज होके पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। अभी कुछ सवाल आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच। अभी कुछ सवाल आ रहे हैं कि ये जो एंट्रेंस दो क्वेश्चन है। एक तो इंटर के बाद कोर्सेज कौन कौन से हैं उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, जैसे पीडीएफ में अगर मिलता है। और दूसरा है कि कौन कौन से कोर्सेज है, जैसे बैचलर में कौन से कोर्सेज है, मास्टर्स में कौन से, जेएनयू जेएनयू ठीक है, तो उसका जैसे मुझे लगता है प्रोस्पेक्टस में वो हो सकता है। और उसको दूसरा ये है कि उसके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको कुछ पिछले साल के पेपर वगैरह दोनों मिल सकते, तो ईमेल पे सर्कुलेट कर सकते हैं। हाँ, मैं इसको कर दूंगा। पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर उसकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, आप उसका वेबसाइट नोट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, jnu.ac.in jnu.ac.in। इसमें आपके पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर वो रखते हैं। लेकिन अगर जिसको मेरे पास सारे क्वेश्चन पेपर बहुत सालों के पड़े हुए हैं, स्टैंड है मेरे पास, तो अच्छा, तो हाँ, तो मैं भेज सकता हूँ। हाँ, मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हाँ, अगर टाइप कर सकते, हाँ मैं एक मिनट। ANOOP अनूप ANOOP अनूप खीरी KHERI anoopkhiri@gmail.com। तो आप मैं ईमेल कर सकते हैं और मैं सबको ईमेल करके आपको ये क्वेश्चन पेपर दे सकता हूँ बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और बढ़िया। क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाइए पिछले 4 साल से, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। और क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं है इंफॉर्मेशन कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटीज है, तो मेन पहला प्रॉब्लम यही है कि, और ये अधिकतर स्टूडेंट्स ये बैंक, रेलवे वगैरह एग्जाम्स का तैयारी करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको पीजी के, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पीजी के लिए आप तैयारी करिए। आप ये छोटे मोटे अभी रेलवे ये सब का मत सोचिए, है ना। हाँ, थोड़ा सा आप अगर अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे 2 साल के लिए, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आप अगर जेएनयू या टिप्स में पहुंच गए तो फिर आपको फिर ये छोटे मोटे नौकरी का जरूरत नहीं पड़ेगा तैयारी करने का। बढ़िया। और कुछ मेडिकल के भी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे का कुछ प्रोग्राम वगैरह है कि जेएनयू में मुझे लगता है बायो का। हाँ, जेएनयू में कम्युनिटी हेल्थ का है, और कम्युनिटी हेल्थ का जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स बहुत सारे आते हैं उसमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इसका स्कोप क्या है इतना मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन मेरे कुछ बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, तो आई कैन पुट देम इन टच विद द स्टूडेंट एंड द प्रोफेसर। अपना एक महाराष्ट्र है जो कि अभी वहाँ पे प्रोफेसर है कम्युनिटी हेल्थ में ही, तो आई कैन पुट द स्टूडेंट इन टच विद देम। मुझे इतना जानकारी नहीं है कम्युनिटी हेल्थ का।
दूसरा एक और क्वेश्चन है कि डेडलाइंस किस तरह से रहता है, कब इसका फॉर्म्स निकलता है? दोनों का टिप्स और जेन्यू दोनों का फॉर्म जनवरी में निकलता है। जनवरी में हर साल निकलता है। टिप्स का जल्दी निकलता है, सॉरी सॉरी नहीं टिप्स का और जल्दी निकलता है। टिप्स अच्छा। का निकलता है अक्टूबर नवंबर में। और हम्म, और दिसंबर में उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। और जनवरी और जेएनयू का निकलता है जनवरी में एवरी ईयर। तो अच्छा। जैसे कि और अगर आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना है इसमें, तो अगर मान लीजिए 2015 की आपको तैयारी कर रहे हैं, तो 2014 सितंबर में उसका फॉर्म निकलता है। काफी पहले वो चालू करते हैं प्रोसेस को, तो इसको ध्यान में रखना होगा आपको। और एग्जाम फॉर्म का डेडलाइंस कैसा रहता है? डेडलाइन मतलब कब उस फॉर्म भरने का डेडलाइन? देखिए फॉर्म उसका वो सितंबर अक्टूबर में निकलता है और 1 महीने का डेडलाइन होता है। नवंबर तक आपको सबमिट करना होता है। और दिसंबर में उसका एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम जो होता है। मैं ये पीजी की बात कर रहा हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट की। इस बार 22 दिसंबर को ही हुआ था शायद, एग्ज़ाम हुआ था उसका। और फिर फरवरी में उसका रिजल्ट आता है रिटन एग्ज़ाम का। और फिर मार्च में उसके लिए इंटरव्यूज होते हैं। पीजी लेवल पे यहाँ पे भी इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज में आपका एक तो पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपका एक और होता है, या तो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर आपको एक ऐसे लिखना होगा। तो 3 लेयर होते हैं। रिटन एग्जाम होता है दिसंबर में। उसके बाद फरवरी में रिटन एग्जाम का रिजल्ट आता है। मार्च में आपको वो कॉल करते हैं इंटरव्यूज के लिए। उसी दिन एक ही दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, साथ में जीडी। और आपको या तो जीडी लेंगे या फिर आपसे ऐसे लिखवाया जाता है। और जेएनयू का फॉर्म आता है, उसका नोटिफिकेशन आता है जनवरी में। और 30 मार्च या इस टाइप से 2 महीने का वो गैप देते हैं आपको फॉर्म भरने का। और उसके बाद उसका एग्जाम हमेशा मिड मई में होता है। सेकंड सैटरडे संडे, यानी कि 15, 16, 17, 18 ऐसा, या 14 मई ऐसे पड़ता है एग्जाम हमेशा उसका। और फिर उसका रिजल्ट आएगा जून में। और जुलाई से वो सेशन चालू करते हैं। और जेएनयू में पीजी लेवल पे सिर्फ रिटन एग्जाम है, इंटरव्यू नहीं है। एमफिल लेवल पे फिर इंटरव्यू और बाकी सब कुछ होता है, रिसर्च प्रपोजल वगैरह। लेकिन पीजी लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे आपको सिर्फ रिटन क्वालिफाई करना होता है, आपको इंटरव्यू नहीं देना होता है। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट में आपको पीजी लेवल पे आपका रिटन भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। आईटी फील्ड में तो ऐसा जेएनयू में तो ऐसा नहीं है कोई भी कोर्स। लेकिन हाँ, सॉरी, जेएनयू में मैंने तो सिर्फ आपको सोशल साइंस के बारे में बताया। लेकिन जेएनयू में साइंसेस के भी डिपार्टमेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, लाइफ साइंसेज है। और तो ये, लेकिन सारे जो जितने भी साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं ये आपको सिर्फ एमफिल लेवल पे है। एमएससी लेवल पे 1 या 2 कोर्सेज हैं, बाकी बायोटेक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। ये सब सारे एमफिल पीएचडी लेवल पे हैं। आपको पीजी और ग्रेजुएशन लेवल पे साइंसेस के लिए जेएनयू में नहीं है। आईटी फील्ड में और अगर आप देखोगे तो हाँ, और जेडी में एमसीए है जिसकी 30 सीटें हैं, काफ़ी काफ़ी रेपुटेड है। तो साइंसेज में एक तो एमसीए होगा आपका, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके लिए आप कर सकते हैं। दूसरा फिर आप अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या लाइफ साइंस है या इस टाइप के सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी रिसर्च रिसर्च ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट हैं, उसके लिए फिर आपको एमफिल में एडमिशन मिलता है। कॉस्ट का क्वेश्चन पूछा है, जेएनयू में कितना कॉस्ट है एक इसका फीस वगैरह? देखिए अगर आपको 300 रुपये लगेगा फॉर्म भरने का। हेलो। हाँ हाँ, ये पीजी लेवल की बात कर रहे हैं ना, फीस की। हाँ, पीजी लेवल, हाँ, तो पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको अगर, हाँ, आप 3 ऑप्शन है। अगर आप का फादर का इनकम 2.5 लाख से कम है एनुअल इनकम,
तो आपको एक तो एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन फी लगेगा, जो कि 110 रुपये पर सब्जेक्ट का है। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट में देते हैं तो 300 रुपये के करीब आपका फीस पड़ता है। अगर आप ये आपकी पेरेंटल इनकम 2.5 लाख से कम है, अगर आपकी पेरेंटल इनकम ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो करीब 600 रुपये पड़ेगा आपको फीस एडमिशन ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। बाकी अगर आपका जब एडमिशन हो जाता है तो फिर तो बहुत सस्ता है, आपका 1 साल का 600 रुपये पड़ेगा। हॉस्टल का मिला के 600-700 रुपये 1 साल का खर्चा है। और मेस बिल बस आता है 2,000 के करीब, वो आपको पर मंथ 1,500 से 2,000 के बीच में वो एक खर्चा रहता है। बाकी जेएनयू में बहुत कोई खर्चा नहीं होता है। और टीएस में तो मेस बिल भी नहीं देना पड़ेगा, अगर आप एनुअल इनकम जो है पेरेंट्स का 2.5 लाख से कम है, SC/ST अगर आप हैं तो वो मेस बिल भी आपको नहीं देना पड़ेगा, तो लगभग फ्री हो जाता है आपका एडमिशन के बाद। हाँ ललित, हाँ हाँ आनंद कॉलेज आप बात कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं इधर। नहीं मेरे को कुछ आवाज़ नहीं आ रही किसी और की। अच्छा एक क्वेश्चन है, जैसे ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है ना, उसका अगर जैसे एक पे अपन बनाते हैं कि पूरा उसका कब निकलता है प्रोसेस, एडमिशन का हाँ फॉर्म कब निकलता है, जो डेडलाइंस है ना, उसका एक चार्ट अगर बनाते रहे काफी अच्छा हो जाएगा अपने लिए। वो मैं बना के दे सकता हूँ आप लोगों को। इवन उसमें जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाकी वो जैसे क्या बोलते हैं एक तो पेज मेरा में। मैं सारा हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो 5-6 मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं राइट राइट, वो पूरा मैं बना के आपको दे दूंगा, वो कुछ टेंशन नहीं। वंडरफुल। तो एक क्वेश्चन अभी नीचे लिखा है, व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, हाउ वी गेट स्टडी मटेरियल फॉर इट। एंट्रेंस टेस्ट फॉर CISS और जेएनयू। मुझे JNU का और दोनों ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन दोनों JNU का है, हाँ JNU के लिए। देखिए टाटा इंस्टीट्यूट का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और जेएनयू का सब्जेक्टिव होता है। जेएनयू में आपको ऐसे लिखना होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने होंगे। ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा हूँ, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। जेएनयू का जो ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है जो फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए है, जैसे BA इन चाइनीज, BA इन जापानीज, इसका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग होती है, मैथ्स होती है और आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो जो पेपर जेएनयू का आता है ग्रेजुएशन लेवल पे, वही लगभग किसका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। दोनों के दोनों ही जेएनयू का ग्रेजुएशन लेवल का एंट्रेंस एग्जाम और CISS का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एंट्रेंस एग्जाम लगभग सेम पैटर्न होता है। आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे 100 मिनट में। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन होंगे, उसमें करीब 30 के करीब इंग्लिश के होंगे, 30 करंट अफेयर्स के होंगे, 30 रीजनिंग मैथ्स मिला के होगा। तो ये एक ये है। और जेएनयू का पीजी लेवल का एग्जाम है, जो पीजी आप करेंगे सोशियोलॉजी में या हिस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में, उसमें फिर आपको वो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। उसमें आपको 20 क्वेश्चन देंगे, 20 में से 5 आपको लिखने होंगे, आपको उसके आंसर्स लिखने होंगे। वो एक वर्ड लिमिट होता है 500 वर्ड का या 700 वर्ड का, वो आपको बताएंगे, उसमें से आपको करना होगा। और वो जो पेपर आता है 20 क्वेश्चन, उसमें आधे क्वेश्चन करीब आपके सब्जेक्ट पे होंगे। जैसे अगर सोशियोलॉजी से आप कर रहे हैं तो उनका 1-2 थिंकर जो सोशल थिंकर्स हैं उनके ऊपर 1-2 क्वेश्चन होगा, मार्क्स, वेबर, दरखाइम, उनसे क्वेश्चन होगा। सिंपल क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होंगे। फिर कुछ जो सोशियोलॉजी के अपने कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कास्ट, ट्राइब, किनशिप, फैमिली, उससे क्वेश्चन होगा। और बाकी करंट अफेयर्स से होगा, जैसे कि करप्शन इशू है या रेस प्रोटेस्ट है या जो भी आपको अभी जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं उससे 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन उसके होंगे। तो फिर आप उसमें से चूज कर सकते हैं। और पीएचडी कोर्स आईटी में तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर सकते हैं आप। एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है जेएनयू का। लेकिन जितने जो बाकी जो आईआईटी वगैरह हैं उनकी तुलना में तो नहीं है, लेकिन हाँ
फिर भी you can easily get admission in this. थैंक यू। किसी ने मैसेज किया है कि आई अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू एट टीस दलित एंड ट्राइबल स्टडी एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, तो शायद वो वेट कर रहे हैं उसका रिजल्ट का। तो तो 26 अप्रैल को रिजल्ट आएगा। अच्छा 26 अप्रैल। हाँ, अच्छा अच्छा, तो काफी लोग तैयारी कर रहे हैं शायद। और काफी एक और क्वेश्चन आता है जनरली कि जिसको कुछ मार्क्स कम है सेक्शन में, जैसे 40% है, 50% है, तो वो भी तैयारी कर सकते हैं क्या एग्जाम्स की? ग्रेजुएशन में हाँ, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है तो पीजी के लिए वो तैयारी कर सकते हैं। देखिए 45% तो मिनिमम होना ही चाहिए जेएनयू में। अच्छा, 45% मिनिमम है। हाँ हाँ, मिनिमम होना चाहिए सभी काफी रहता है। और ओपन के लिए कितना है? ओपन के लिए 50 है। और ओबीसी वगैरह का ऐसा कुछ नहीं? ओबीसी का मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे ओके, पता है, लेकिन उनका भी 50% ही होगा। अच्छा अच्छा। और एमबीए का, एमबीए वगैरह के रिलेटेड कोर्सेस अच्छा नहीं है? हाँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या अचार ऐसा कोर्सेज जेएनयू में नहीं है। ये वहाँ पे अखबार एक वगैरह के इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह का है, मिक्स का है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, हाँ हाँ, उसके इंटरनेशनल कोर्स। इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये सब ये है, लेकिन ये एमबीए वगैरह का नहीं है। अच्छा अच्छा। किसी ने लिखा है आई स्कोर्ड मार्क्स एट टीस एंट्रेंस, विल इट इफ माय फाइनल सिलेक्शन। No, no, I didn't get the question. Can you repeat अच्छा it? अच्छा, आई स्कोर्ड लेस मार्क्स एट टीस एंट्रेंस टेस्ट, विल I इट scored, अफेक्ट माय फाइनल? जो एंट्रेंस टेस्ट है ना वो कम मार्क मिले, लेकिन इंटरव्यू अच्छा हो गया शायद इनका, तो हाँ, उनको क्वेरी है कि ये देखिए, ये प्रॉब्लम तो मेरे स्टूडेंट के साथ भी रही है कि नंबर उनके रिटर्न में कम आए हैं। तो आई ऑल्सो होप कि लेकिन हाँ, डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि मार्जिन जो है, अगर आपका जैसे कट ऑफ 30 पे गया है रिटर्न एग्जाम में और आपके 31 है, तो आपको कवर हाँ हाँ करना पड़ेगा। तो वो एक है, टफ तो है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है ना? क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो दे कैन गिव यू 30 आउट ऑफ 30 ऑल्सो, 30 जो भी उनका अपना मार्क्स क्राइटेरिया है, यू कैन गेट। सो इट्स नॉट, यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और अगर इनका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर से अपेयर करना आप सजेस्ट करेंगे किस तरह से? मेरा अपना मानना है कि बजाय आप छोटी मोटी नौकरी की कंपटीशन की तैयारी के लिए आप एक साल और तैयारी करिए और बड़ी यूनिवर्सिटीज में आइए। मेरा तो ये मतलब मेरा मानना यह है कि आपको ये बिल्कुल टारगेट बना लेना चाहिए कि जेएनयू या टीआईएसए या एचयू ऐसी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है 2 साल, एटलीस्ट 2 साल, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे हजारों स्टूडेंट रेलवे का तैयारी करते रहते हैं और एसएससी का तैयारी करते रहते हैं। उतनी तैयारी में आप अगर जेएनयू निकाल लेंगे तो आपका ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना? और ये छोटी मोटी नौकरी है, इसमें क्या है कि आपको घूस देना पड़ता है, आपको रिजल्ट आएगा, पता चला एग्जाम दे दिया, 2 साल तक रिजल्ट नहीं आया, और बहुत मारा मारी है, बहुत ज़्यादा। 10 सीटें हैं या 100 सीटें हैं, उसके लिए 5 लाख आदमी बैठा हुआ है, 10 लाख आदमी बैठा है। तो मुझे लगता है कि मेरा मानना ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी आपको रिस्क लें और रादर देन थिंकिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ जॉब, अगर आप उतनी ही मेहनत करें तो ये बहुत आराम से ये सब एंट्रेंस एग्जाम आप निकाल सकते हैं। और एक बार अगर आप ये सब कॉलेजेस में पहुंच गए और आपने 2 साल या 3 साल बिता दिए, तो आपका अपने आप इतना एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको इतनी आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपका पूरा एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी स्कॉलरशिप के बारे में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा अपने आप। हाँ, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में रहेंगे, ऐसे माहौल में रहेंगे,
और आप तो देखेंगे कि आप फिर आप बहुत आराम से दूसरे एग्जाम निकाल सकते हैं। हम्म। कुछ ओबीसी स्टूडेंट्स भी हैं, उनको के लिए कुछ फैसिलिटीज है क्या ये इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, रिजर्वेशन? जेएनयू और टीआईएसएस में ओबीसी को वही सारी फैसिलिटीज हैं अगर नॉन क्रीमिलियर है, जो कि एससी एसटी के लिए है। हम्म। हाँ। अच्छा। अच्छा, TIS has announced, ये क्वेश्चन है, TIS has announced 1 year diploma course for human resource development. Can we go after graduation? तो अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आप, मुझे लगता है ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। और TIS में भी काफी, अब आपका प्रोस्पेक्टस देखते हैं तो काफी कोर्सेस हैं अलग अलग। MSW है, HR है, ग्लोबलाइजेशन और लेबर है, डिसेबिलिटी है, उसके बाद डेवलपमेंट स्टडीज है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, अलग अलग इसमें जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप एक ही कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 3-4 कोर्स में भी कर सकते हो अप्लाई। तो उसी तरह ट्रेनिंग में भी आप अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, साइंसेस में या बाकी जो कोर्सेस है। तो मुझे लगता है अभी अनूप आ गए हैं। ओके, अनूप सर का थोड़ा वीडियो, ये कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन वो अभी फिर से करने का कोशिश कर रहे हैं। तो और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप लिख सकते हैं। तो ये टाटा इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है काफी सारे, जो आप उनके प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। और तो वही लास्ट टाइम भी जो बात किया था कि आपको जैसे अमेरिका में अलग जगह जाना है, तो उसके लिए आपको पहले अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ेगा इंडिया में, जहाँ पे आपका बेस हो जाएगा। और वो जो लास्ट टाइम जो बात किया था कि 12+4 years का आपका एजुकेशन होना चाहिए, तो आप जब बैचलर करते हैं तो उसमें 3 साल का होता है। और आप अगर मास्टर्स कर लेते हैं तो वो जो एलिजिबिलिटी है 12+4 years का अमेरिका में अप्लाई करने के लिए, तो आपका फुलफिल हो जाता है। और साथ में आपका स्किल्स भी डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पता चलेगा। और जैसे टाटा इंस्टीट्यूट है, JNU है, तो यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम है अलग अलग देश में, तो वो भी आपको उसका बेनिफिट हो। और आपको इंग्लिश का तो तैयारी करना है कोई भी, तो आप इंग्लिश, जो भी अभी मॉडर्न कॉलेज है तो वहाँ पे इंग्लिश का कुछ स्पेशल फोकस पे कुछ एनवायरनमेंट बनाइए। आप यू स्पीक इन इंग्लिश अमॉन्ग योर कलीग्स, टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप नोट्स बनाइए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए।
तो ये अलग अलग आपको प्रैक्टिस करना पड़े, तभी आप आगे पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट का रहता है, तो आपको तैयारी करना पड़ेगा अच्छे से। और काफी स्टूडेंट्स है कि जो एक बार पास नहीं हुए, दूसरे बार पास हुए हैं। कोशिश कीजिए कि एक ही अटेम्प्ट में पास कर दीजिए। लेकिन ये बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे बैंक वगैरह से उससे इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और काफी स्टूडेंट्स नागपुर अलग अलग एरिया से गए हैं। और कुछ सवाल है आपके? आप टाइप करते हैं नीचे या बोल सकते हैं। अनु? सर, मेरा एक सवाल है। जैसे कि मैं मास मीडिया से हूँ, मतलब, और 10 साल का मुझे टेलीविजन और मीडिया का एक्सपीरियंस है। अगर मैं इस सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहता हूँ, तो क्या जेएनयू में कुछ प्रोस्पेक्ट है इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए? और दूसरा सवाल ये कि सर, क्या एक्सपीरियंस मैटर करता है वाइल द, मतलब जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब पीएचडी के, या इंटरव्यू या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कुछ मायने रखता है इसके लिए? अच्छा, मुझे लगता है कि एक मिनट, एएनयू में मुझे लगता है कुछ कोर्सेस है मास मीडिया वगैरह, लेकिन इतने एडवांस डिप्लोमा मास मीडिया वगैरह में जस्ट सिलेबस स्कैन कर रहा हूँ, तो उसमें है कुछ कोर्सेस, लेकिन मास मीडिया या फिल्म के लिए जो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस है तो उसमें जाना अच्छा रहेगा। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज है, वहाँ पे रिसर्च होता है, तो उस डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम भी है और मास्टर्स भी है। तो उसमें यहाँ पे लिखा है कि मीडिया एंड डेमोक्रेटाइजेशन, मीडिया लॉ रेगुलेशंस, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये अलग अलग कोर्सेस है वहाँ पे। यानी कोर्सेस है ना, उसमें स्पेशलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज आप जब गूगल करेंगे उसमें पता चलेगा। और ऑब्वियसली आपको अगर एक्सपीरियंस है कोई भी फील्ड में तो उसका एक आपको फायदा होगा। आपको अगर सोशल वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सोशल वर्क में एक्सपीरियंस है तो आपको फायदा होगा। आप या एचआर में कर रहे हैं कोर्सेस टाटा इंस्टीट्यूट में जो मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है तो उसका बेनिफिट होगा। मीडिया में आपने कुछ काम किया है फिल्म में या जो भी टेलीविजन में है तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो जेएनयू में भी कोर्सेस है, टाटा इंस्टीट्यूट में है, और बाहर भी कोर्सेस है अलग अलग देश में कि जो आप कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जो पीएचडी रहता है ना मीडिया में, तो उसमें आपको एक्चुअल फिल्म मेकिंग वगैरह का कम रहेगा। उसमें फिल्म को एनालाइज करना या बाकी जो चीजें हैं या उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, तो उसके ऊपर ज्यादा रहता है वो पीएचडी। और जो मास्टर्स या कुछ रहेगा, जो मास्टर्स आपको पता होगा, मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग वगैरह, उसमें एक्चुअल फिल्म के बारे में आपको ट्रेनिंग रहेगा। लेकिन जब आप ये पीएचडी और रिसर्च करेंगे तो उसमें जैसे आपको सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट और उसका जो थियरी और बाकी इसमें जाएंगे आप, तो लेकिन कर सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सपीरियंस का आपको ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि और कुछ सवाल हैं? तो मुझे लगता है आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। और अनूप जी ने काफी अच्छा आज गाइडेंस किया है, तो उनके लिए काफी सबकी तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब नेक्स्ट सेशन में इस नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें मुझे लगता है अविनाश
वासनिक, ये अमेरिका में है, तो वो उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन किया है और उनका स्टोरीज वो बताएंगे और आप किस तरह से MS या PhD के लिए कैसे जा सकते हैं अमेरिका में। नीलेश वासनिक, तो वो खुद आप जैसे बैकग्राउंड से वैसे ही गए हैं अमेरिका में, तो वो खुद का स्टोरी बताएंगे। तो आप प्रिपेयर करना, आपके कुछ क्वेश्चंस है और आपके कुछ दोस्त लोग हैं उनको भी बताइए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए बताइए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग और जय भीम, थैंक यू सो मच।